तो दोस्तों स्वागत है आपका लाइफ कोच के एक और वीडियो में। और हम है आयुष मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल खारगर में, और फिर से हमारे साथ जुड़ बैठे हैं डॉक्टर विभावरी पाटिल जो एक साइकेट्रिस्ट है। हम स्वागत करते हैं डॉक्टर का। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो है साइकोटिक डिसऑर्डर्स। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला। तो मैम आप कैसे डिफाइन करेंगे कि साइकोटिक डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? एक्चुअली साइकोटिक डिज़ॉर्डर्स के जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है वो अलग अलग साइकोटिक डिज़ॉर्डर्स के लिए अलग अलग है, लेकिन सबका जो सिम्टम कॉम्प्लेक्स है, मतलब जो साइंस एंड सिम्टम्स पेशेंट्स में दिखाई देते हैं वो मोर और लेस सेम है, सिर्फ ड्यूरेशन ही अलग अलग होता है। तो जैसे साइंस एंड सिम्टम्स है, फॉर इंस्टेंस जैसे कि पेशेंट को डर लगना, उसको कानों में आवाज़ें सुनाई देना जो दूसरों को सुनाई नहीं देती, जिसको हम हैलुसिनेशंस बोलते हैं, वहम होना, जैसे शक होना लोगों पे कि मतलब जैसे कोई है कि उसका हस्बैंड या वाइफ उसको चीट कर रहा है, या कोई उसको मारने पे तुला हुआ है, उसको नुकसान पहुंचाने के लिए कोई किसी एक व्यक्ति की तरफ उनका ये है, शक हो जाता है कि ये आदमी या ये औरत मुझे तकलीफ़ पहुंचाना चाहती है। इस तरह से वहम होना। उसके बाद कई बार इन लोगों को अकेले में बैठे हुए बातचीत, खुद से बातें करते हुए देखा जाता है, वो एक लक्षण है। उसी के साथ साथ अपने जो रोज़मर्रा के काम है उसके अंदर बहुत बदलाव आना, मतलब जैसे नेगेटिव सिम्टम्स में बहुत से पेशेंट रोज़ के काम ना कर पाना, नहाना धोना, खुद को साफ़ रखना, ये चीज़ें भी नहीं कर पाते। तो ये कुछ लक्षण हैं जो साइकोटिक डिसऑर्डर्स में दिखते हैं। अब इसके ड्यूरेशन मतलब कितने समय के लिए है, 1 महीने से कम समय के लिए, 6 महीने के लिए, 6 महीने से ज़्यादा, उसके ऊपर हम डायग्नोस करते हैं कि ये डिसऑर्डर कौन सा है। तो मैम जैसे आपने बोला कि चीज़ें दिखना जो लोगों को नहीं दिख रही, आवाज़ें सुनाई देना और हेल्यूसिनेशन के बारे में, तो जो पर्सन साइकोटिक एपिसोड के थ्रू जा रहा है उनके लिए कितना डिफ़िकल्ट होता है डिफरेंशिएट करना है कि ये रियलिटी है कि ये जो है वो एक ट्रिगर पॉइंट हो रहा है? देखिए, साइकोटिक डिसऑर्डर्स को साइकोटिक इसलिए कहते हैं कि पेशेंट को इंसाइट बिल्कुल भी नहीं होती। पेशेंट को ये बिल्कुल भी इस बात की इल्म नहीं होता कि उसे मानसिक बीमारी हुई है। ये हम लोगों को, डॉक्टर्स को और उसके आसपास वाले उसके रिलेटिव्स को समझ में आता है कि इस इंसान को वहम है या उसको जो कुछ है वो सच नहीं है, लेकिन पेशेंट तो उसको सच ही मानता है। और उसको डेल्यूजन्स होते हैं। डेल्यूजन्स मतलब इतनी फर्म बिलीव कि हम चाहे उसको कितना भी एविडेंस टू कॉन्ट्ररी दे दे, कि हम कितना भी कहें कि ये कितना भी प्रूव कर दे कि ये जो उसने दिमाग में चीज़ रखी है वो सही नहीं है, लेकिन फिर भी वो इंसान मानने को ही तैयार नहीं होता, जिसको हम डेल्यूजन्स बोलते हैं। तो हमारे लिए तो ये हमको पता है कि व्हाट इज़ रियल एंड व्हाट इज़ नॉट रियल। वो पेशेंट रियलिटी इससे अपना संबंध उसका ख़त्म हो जाता है, इसीलिए उसको साइकोसिस कहते हैं। ठीक है। तो मैम जैसे आपने बोला है कि उनके जो एपिसोड्स होते हैं वो इतने ज़्यादा उनके लिए एक्यूरेट होते हैं उस टाइम पे कि वो बाकी सब लोगों को नेगेट कर सकते हैं। तो मुझे ये जानना था कि ऐसा क्या पर्टिकुलर ब्रेन एक्टिविटी हो रही है उस टाइम पे कि उन्हें ये हेल्यूसिनेशंस हो रहे हैं, ऐसा क्या स्पेसिफिक चेंजेस ब्रेन में हो रही है कि उन्हें ये जो साइकोटिक एपिसोड होता है? देखिए, पहली बात तो अलग अलग न्यूरोट्रांसमीटर्स के बदलाव के कारण अलग अलग बीमारियां होती है। तो साइकोसिस का संबंध डोपामीन से जोड़ा गया है कि ब्रेन में डोपामीन एक स्पेसिफिक पाथवे होता है। उस पाथवे में अगर डोपामीन का मात्रा कम हो जाती है तो उस वजह से साइकोटिक डिसऑर्डर्स दिखते हैं, कम या ज़्यादा हो जाने की वजह से। अब इसमें भी क्या होता है, हमारे ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स अलग अलग फंक्शंस करते हैं। उसमें एक पार्ट होता है जिसे थैलामस कहा जाता है। तो ऐसा देखा गया है कि जिन पेशेंट को साइकोटिक डिसऑर्डर्स, थैलामस का काम ये होता है कि वो बाहर से आने वाले जो भी सेंसेशंस है उनको फ़िल्टर करेगा। जो इम्पॉर्टेंट सेंसेशंस है वो ऊपरी ब्रेन तक पहुँचाएगा, जो इम्पॉर्टेंट नहीं है, जिसकी कोई ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, वो सारे फ़िल्टर आउट कर देता है। लेकिन जो लोगों को साइकोटिक डिसऑर्डर्स होती है उनका ये जो थैलेमिक फ़िल्टर है ये ख़राब होता है। तो इस वजह से उनको ये कानों में आवाज़ें सुनाई देना, या जो चीज़ें नहीं हैं वो दिखना, या फिर इस तरह से वहम या शक होना, उस वजह से ज़्यादा होता है। तो ये ब्रेन लेवल पे अगर शॉर्ट में हम सिंपली बताया जाए तो डोपामिन के लेवल गड़बड़ और थैलेमिक फ़िल्टर का ख़राब होना, ये एक रीज़न है जिसकी वजह से साइकोटिक डिसऑर्डर्स दिखती हैं। तो जब आपने हेल्यूसिनेशन की बात की कि दिखना और सुनाई देना, क्या इसमें टच का रिस्पॉन्स, टच की सेंसिटिविटी भी इंक्लूडेड है कि उन्हें किसी पर्सन का प्रेजेंस फील हो एक्चुअली में, कि अगर उनके बाजू में बैठा है या उस पर्सन ने उन्हें बुलाया या उन्हें टच किया?
देखिए, एबनॉर्मल परसेप्शंस या एबनॉर्मल सेंसेशंस, ये जिसको हम हमारी भाषा में परसेप्चुअल एबनॉर्मलिटीज़ बोलते हैं, उसके अलग अलग प्रकार होते हैं। जैसे मैंने कहा कि विजुअल या ऑडिटरी हैल्यूसिनेशंस, जैसे हैल्यूसिनेशंस यानी कि उस जो चीज़ नहीं है वो उस इंसान को दिखाई देती है, ठीक है। इसके अलावा इल्यूजन्स होते हैं। हैल्यूसिनेशंस तो हो गया कि जो चीज़ है ही नहीं वो चीज़ आपको दिखाई दे या सुनाई दे या महसूस हो। इल्यूजन्स का मतलब होता है कि जो चीज़ है लेकिन उसको आप कुछ और तरीके से ले, जैसे मानो रस्सी है तो उसको, या वायर है तो उसको पेशेंट सांप समझेगा, या अगर वहाँ पे कोई ऐसी कोई चीज़ रखी हुई है जैसे कुर्सी के ऊपर किसी ने चादर वादर डाली है तो उसको भूत या कुछ ऐसा समझेगा, तो इसको इल्यूजन है। मतलब वो चीज़ है, रियलिटी में होती है, एग्जिस्ट करती है, लेकिन उसको पेशेंट कुछ अलग तरीके से लेता है, उसको इल्यूजन्स कहा जाता है। तो ये डिफ्रेंसिएशन है इल्यूजन्स और हैल्यूसिनेशंस में। दूसरी बात, जो चीज़ें सुनाई देना है वो प्योरली साइकोटिक डिसऑर्डर्स में ऑडिटरी हैल्यूसिनेशंस ये मेन पार्ट होता है। विजुअल हैल्यूसिनेशंस अक्सर नहीं देखे जाते। विजुअल हैल्यूसिनेशंस ऑर्गेनिक, मतलब ब्रेन में कुछ मतलब जैसे मानो इंजरी हो गई हो या कुछ सब्सटेंस अब्यूज़ लिया है, उस केसेस में आपको दिखेगा कि कोई सब्सटेंस लेने के बाद उसको हैल्यूसिनेशंस, विजुअल हैल्यूसिनेशंस दिखाई देती है। लेकिन जो प्योरली साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स है जैसे स्किज़ोफ्रेनिया या साइकोटिक डिसऑर्डर्स, उसमें ज़्यादा करके पेशेंट में ऑडिटरी हैल्यूसिनेशंस दिखते हैं। तो मैम, जैसे आपने अभी जस्ट एडिक्शन की बात की या सब्सटेंस की बात की, तो बहुत सारे सब्सटेंस अब्यूज़र्स में भी देखा गया है कि हैल्यूसिनेशन कॉमन होते हैं। क्या सब्सटेंस अब्यूज़र्स के अंदर जो ड्रग्स इंटेक करते हैं उनके अंदर साइकोटिक डिसऑर्डर्स डेवलप हो सकते हैं? उसका क्या कनेक्शन है? सब्सटेंस डिसऑर्डर्स का और साइकोसिस का कनेक्शन है, क्योंकि बहुत लंबे समय तक अगर सब्सटेंस अब्यूज़ हो रहा है तो उस पेशेंट को साइकोटिक डिसऑर्डर्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर्स में गड़बड़ होती है। वो एक चीज़। कुछ सब्सटेंसेस ही ऐसे होते हैं जिनका सेवन करने के बाद पेशेंट को हैल्यूसिनेशंस वगैरह होना शुरू करता है, तो उसका बिहेवियर साइकोटिक जैसा दिखता है। जैसे LSD करके एक आता है, उससे हैल्यूसिनेशंस होते हैं पेशेंट को, मतलब लेने के बाद। उसी तरह बहुत से पेशेंट्स में ये देखा गया है कि जो कैनाबिनॉइड डेरिवेटिव्स है, मतलब कैनाबिस डेरिवेटिव जिसको हम चरस, गांजा, या ये जो सब्सटेंस ऑफ अब्यूज़ है, उसका जो मेन एक्टिव सब्सटेंस है टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल, मतलब कैनाबिस कंपाउंड। तो कैनाबिस से पेशेंट में साइकोसिस ट्रिगर होता है। मतलब अगर ऐसा है कि कोई पेशेंट को जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है साइकोटिक डिसऑर्डर्स का, तो कैनाबिस के सेवन के बाद उसको वो साइकोटिक डिसऑर्डर्स उभर के आ सकती है। तो लंबे, और कई बार हमने देखा है कि जो अल्कोहल डिपेंडेंस होता है या अल्कोहलिक पेशेंट होता है, उसको कई बार जब वो विड्रॉवल में जाता है तो उसको विजुअल हैल्यूसिनेशंस होती है, तो साइकोटिक लाइक बिहेवियर दिखता है। या लंबे समय तक, बहुत सालों तक अल्कोहल लेने के बाद ब्रेन में खराबी आने के कारण भी उस पेशेंट को हैल्यूसिनेटरी या साइकोटिक एपिसोड्स आते हैं। मैम, बहुत ही संक्षेप में आप अगर बता पाएंगी कि क्या क्या टाइप के साइकोटिक डिसऑर्डर्स होते हैं? जैसे मैंने पहले भी कहा था कि साइकोटिक डिसऑर्डर्स का जो प्रेजेंटिंग साइंस एंड सिम्टम्स है वो कई बार सेम ही दिखते हैं, जैसे कि इस तरह से आवाज़ें सुनाई देना वगैरह, जिसको हम पॉजिटिव सिम्टम्स कहते हैं, जोर जोर से चिल्लाना, गाली गलौज करना, मारना वगैरह। और उसी के साथ निगेटिव सिम्टम्स यानी रोज़मर्रा की चीज़ें ना कर पाना, मतलब खाना पीना में उनको इंटरेस्ट नहीं रहता, किसी के साथ ज़्यादा मिलते नहीं हैं, बातचीत नहीं करते, अकेले अकेले रहते हैं, खुद की ग्रूमिंग या सेल्फ केयर इम्पेयर होती है, काम नहीं कर पाते। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव साइकोटिक सिम्टम्स मिलके दिखता है, लेकिन वो कितने समय तक है उसके बेसिस पे हम लोग उसको डिफ्रेंशिएट करते। अगर ये सिम्टम्स लेस देन 1 मंथ है, 1 महीने से कम है, तो उसको हम ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर या ब्रीफ साइकोटिक एपिसोड बोलेंगे। उसी के साथ अगर ये अब 1 मंथ से ज़्यादा है लेकिन 6 मंथ से कम है, तो इसको विदिन 6 मंथ्स जो होता है उसको हम लोग कहते हैं स्किज़ोफ्रेनिक फॉर्म डिसऑर्डर। ओके, अगर इसका ड्यूरेशन 6 मंथ से ज़्यादा हो जाता है तो हम उसको स्किज़ोफ्रेनिया बोलते हैं। अब इन्हीं सिम्टम्स के साथ अगर मूड सिम्टम्स भी दिखे, जैसे मेनिया जैसे सिम्टम्स या डिप्रेशन जैसे सिम्टम्स दिखे, तो हम उसको स्कीज़ो अफेक्टिव डिसऑर्डर बोलते हैं। मतलब साइकोटिक भी है और साथ में मूड कंपोनेंट भी है, तो ये अलग अलग प्रकार है उसके। ठीक है।
तो मैम क्या बड़े-बड़े कॉजेज़ क्या हो सकते हैं साइकोटिक डिसऑर्डर्स डेवलप करने के? एक तो है आपने बोला कि ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर्स इम्बैलेंस हो सकता है, जेनेटिक्स तो हो सकता है। बाकी क्या ऐसा पर्टिकुलर लाइफ इवेंट्स है या फैमिली हिस्ट्री है या अपब्रिंगिंग, पेरेंटिंग से रिलेटेड ऐसा कुछ है जो साइकोटिक किसी पर्सन को ज़्यादा प्रोन बना सकते हैं? आपने जैसे मेंशन किया कि साइकोटिक होने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ जेनेटिक। अगर जेनेटिक है तो मोस्ट लाइकली ये नेक्स्ट जनरेशन में दिखे, लेकिन कई साइकोटिक डिसऑर्डर स्पोरैडिक देखी गई है, मतलब उनको कोई जेनेटिक हिस्ट्री नहीं होती। अब ट्रिगरिंग, अगर उसको जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है भी और अगर नहीं भी, तो क्या ट्रिगरिंग इवेंट होते हैं जिससे साइकोसिस हो सकता है? तो सबसे जैसे दूसरी सारी बीमारियों के लिए होते हैं मेजर लाइफ इवेंट्स, जैसे डेथ ऑफ अ नियर वन, लॉस ऑफ अ जॉब, या इस तरह के मेजर लाइफ एक्सीडेंट या कोई मेडिकल बीमारी, फाइनेंशियल क्राइसिस, इस तरह से, या ब्रेकअप्स, तो या डिवोर्स, ये सारी चीज़ें होती हैं कि ये लाइफ इवेंट्स हैं जिसकी वजह से ये ट्रिगर होता है। पेरेंटिंग रिलेटेड कोई संबंध ऐसा देखा नहीं गया कि इसी तरह से किसी पेरेंट ने किसी पर्टिकुलर तरीके से उसको ट्रीट किया इसलिए। हाँ, वो अगर उसका चाइल्डहुड ट्रॉमेटाइजिंग है, फिजिकल या इमोशनल अब्यूज़ इन्वॉल्व है, तो ऑब्वियसली उन लोगों को ये स्ट्रेस फैक्टर है ही जो आगे मानसिक बीमारियों को प्रिडिस्पोज करता है, लेकिन पेरेंटिंग और साइकोसिस का कोई डायरेक्ट संबंध नहीं देखा गया। मैम मेरा ये पर्सनल सवाल है कि क्या साइकोटिक डिसऑर्डर्स, ये डिसऑर्डर डेवलप होने के लिए क्या ये स्टेप बाय स्टेप जाएगा कि जैसे कि लाइफ में कोई इवेंट हुआ, ठीक है, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन तो था ही, वो उसका कोपिंग अप स्किल्स नहीं थे, तो वो स्ट्रेस हुआ, वो स्ट्रेस एंजाइटी में तब्दील हुआ, फिर वो एंजाइटी डिसऑर्डर्स में हुआ, फिर वो पैनिक अटैक्स में हुआ, क्या फिर वो साइकोटिक तक पहुंचा कि डायरेक्टली भी ऐसा देखा गया है कि आउट ऑफ द बॉक्स साइकोटिक डिसऑर्डर्स डेवलप हुए? अगर हम ब्रॉडली देखा जाए, ये क्लासिफिकेशन बहुत पुराने ज़माने में यूज़ होता था, अभी तो नहीं ज़्यादातर यूज़ करते, लेकिन जनरल पब्लिक को समझ में आने के लिए हम अगर ब्रॉडली मानसिक बीमारियों को क्लासिफाई करें तो उसको हम न्यूरोटिक और साइकोटिक डिसऑर्डर्स में डिफरेंशिएट करते हैं। अब न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स ऐसी डिसऑर्डर्स जिसमें उस पेशेंट को ये चीज़ मालूम होती है कि उसको मानसिक तकलीफ़ हो रही है, वो स्ट्रेस से गुजर रहा है, उसको एंग्जाइटी जैसा प्रॉब्लम हो रहा है, चिंता हो रही है, ओसीडी जैसे सिम्टम्स आ रहे हैं, या उसको ये पता होता है कि उसको मानसिक तकलीफ़ हो रही है। उसके अगेंस्ट साइकोटिक डिसऑर्डर्स में पेशेंट को बिल्कुल इंसाइट नहीं होती। वो पेशेंट कभी भी ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करता है, एक्सेप्ट नहीं, उसके दिमाग में आता ही नहीं कि ये जो प्रॉब्लम है ये मेरी बीमारी है, उसको वो सब चीज़ रियल लगती है। तो ये मेन डिफ्रेंसिएशन है। अब आपने कहा कि स्टेप बाय स्टेप इवॉल्व होता है क्या? मेजॉरिटी टाइम्स साइकोसिस ऑल ऑफ अ सडन फुल ब्लोन साइकोसिस करके ही मैनिफेस्ट होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स। हाँ, कुछ बीमारियाँ जिसके अंदर बहुत सीवियर होने के बाद साइकोटिक फीचर्स दिखते हैं, वो दो होती है, मेजर डिप्रेशन और बाइपोलर डिसऑर्डर इन मेनिया। ये दो डिसऑर्डर्स में आपको पहले मूड सिम्टम्स दिखेंगे कि बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है वगैरह, और फिर वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, उसकी ट्रीटमेंट ही नहीं हुई और बहुत एक्सट्रीम फेज़ में पहुंचता, तब साइकोटिक फीचर्स आते हैं। और मेनिया, जैसे वो पेशेंट को बाइपोलर डिसऑर्डर था, वो मेनिया में गया और वो इतना एक्सट्रीम हो गया कि वो साइकोटिक हो गया। तो ये स्टेप बाय स्टेप इवॉल्वमेंट आपको सिर्फ मूड रिलेटेड डिसऑर्डर्स में ही दिखेंगी। मोस्टली प्योर साइकोटिक डिसऑर्डर्स जो होती है वो सीधे ही फुल ब्लोन साइकोसिस मैनिफेस्ट होती है। तो साइकोटिक डिसऑर्डर्स का जो ट्रिगर तो हमने देखा था कि लाइफ इवेंट्स हो सकता है, ठीक है। तो साइकोटिक जो एपिसोड है, सो सपोज़ अगर 1 मंथ के लिए किसको ये डिसऑर्डर चल रहा है या 6 मंथ्स के अंदर के लिए चल रहा है, तो जो दिन, रोज़ के दिन में वो उसकी क्या फ्रीक्वेंसी होती है कि आज अगर उसको एक एपिसोड हुआ साइकोसिस का, तो वो कल भी होगा, परसों भी होगा, क्या वो 1 हफ्ते तक कंटिन्यू होगा? और वो एपिसोड ट्रिगर होने के लिए क्या इवेंट हो सकता है? साइकोसिस है उस पर्सन को, लेकिन एपिसोड ट्रिगर के लिए क्या हो सकता है? मोस्टली ये इस तरह का एपिसोडिक नेचर साइकोसिस का नहीं होता। एपिसोडिक नेचर मेनिया का या डिप्रेसिव फीचर्स का हो सकता है, लेकिन अगर आपने देखा गया अगर साइकोसिस है तो वो ऑनगोइंग डिसऑर्डर है। मतलब वो साइकोसिस है तो वो है, वो आपको सिर्फ दिखेगा कभी कभी। वो पेशेंट को साइकोसिस है, वो बैठा है एक कोने में, किसी से पहले बातचीत नहीं कर रहा है, अपना अपना रह रहा है, अपने ग्रूमिंग की तरफ या काम वाम पे नहीं जा रहा है, तो शायद कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं देगा, सोचेंगे लोग कि हो गया तबीयत वगैरह ख़राब है, लेकिन साइकोसिस तो चल ही रहा है उसका, इट इज़ नॉट एपिसोडिक।
ये जब बढ़ने लगता है तो फिर पेशेंट मटरिंग जेस्टिकुलेटिंग करता है, हेलुसिनेट करना शुरू करता है, एग्रेसिव अब्यूजिव हो जाता है, तब फैमिली के ध्यान में आता है कि इसको प्रॉब्लम है। अब एपिसोड्स अगर आप बोलेंगे कब, अगर वो पेशेंट को आप अकेला छोड़ दो तो अपना अपना रह रहा है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। अगर बहुत बढ़ गया तो फिर पेशेंट घर में रक्कस क्रिएट करना शुरू करेगा, चिल्लाना, अग्रेसिव होना, ये सब शुरू करेगा। तो बेसिकली साइकोसिस जब डेवलप होता है तो वो ऑल ऑफ अ सडन सीधे शुरू ही हो जाता है, उसके ऐसे कोई पर्टिकुलर ट्रिगरिंग पॉइंट से वो दिखेगा ऐसा नहीं है। तो जैसे हमने बात की कि हेल्यूसिनेशन एक पार्ट है, आवाज़ें सुनाई देना एक पार्ट है, तो हम रह रहे इंडिया में और ऐसा किसी की फैमिली में ऐसा कंप्लेन सामने आ जाए या किसी को पता चले कि हमारे घर के मेंबर को कुछ चीज़ें दिखाई दे रही है जो नहीं है, सुनाई दे रही है जो नहीं है, या कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस, इल्यूजन्स, डिल्यूजन्स हो रहे हैं, तो क्या इसका लिंक है सुपरस्टिशंस के साथ में, और क्या मिथ्स है एसोसिएटेड साइकोटिक डिसऑर्डर्स? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि सबसे पहले मैं दर्शकों को ये बताना चाहूँगी कि बाकी सारी मानसिक तकलीफ़ों में सबसे सीवियर साइकोसिस होता है, जिसको बहुत जल्द से जल्द ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इसमें समय बर्बाद करते हैं तो ये डिज़ॉर्डर बहुत बढ़ जाती है। प्रोग्नोस्टिकली भी इनका प्रोग्नोसिस, यानी आज से ट्रीटमेंट करने के 5 या 10 साल बाद ये कितना अच्छा रहेगा पेशेंट, जिसको हम प्रोग्नोसिस कहते हैं। प्रोग्नोस्टिकली भी साइकोसिस उतना अच्छा नहीं है जितना डिप्रेशन, बाइपोलर या एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स होती है। तो इसको जल्द से जल्द ट्रीट करना ज़रूरी है। अभी इशू क्या होता है, मेजॉरिटी टाइम्स अभी पुराने ज़माने से लेके, क्योंकि इसके बारे में रिसर्च नहीं था, ये क्यों होता है इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं थी, इसीलिए जब कोई इस तरह से घर में बिहेव करने लगे तो लोगों को लगता था कि इसको भूत ने पकड़ लिया है या इसके ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया है या ब्लैक मैजिक है। इस वजह से इस पेशेंट को लेके जो क्वैक्स होते हैं, ये सब विच क्राफ्ट करने वाले लोग या फेथ हीलर्स जिसको हम कहते हैं, बाबा या उस तरह से, उनके पास झाड़ फूँक का इलाज, रक्षा, वो भस्म वगैरह देकर। लेकिन क्या हो जाता है इसमें, पेशेंट का साइकोसिस तो मैंने कहा कि वो एक ऑनगोइंग डिसऑर्डर है, वो चल रहा है तो वो चल ही रहा है, तो वो ख़त्म तो नहीं होने वाला। तो इसमें ट्रीटमेंट में बहुत देर हो जाती है, ट्रीटमेंट करने में 4-5 महीने इस सब में निकल जाते हैं, उसके बाद पेशेंट डॉक्टर के पास पहुंचता है। तो ये बहुत ज़्यादा है कि लोगों को सुपरस्टिशंस साइकोसिस से रिलेटेड बहुत ज़्यादा होती है, वो एक है। और मिथ्स ऐसी है कि लोगों को ऐसा लगता है कि इसको अगर चाबुक से मारेंगे तो पेशेंट सही हो जाएगा। कई जगह हमने ये भी देखा है कि उसको जलाया जाता है सिगरेट से या कोयले से, कि उससे उसके अंदर का जो भी कुछ है वो निकल जाएगा। कुछ लोगों का ये मानना है कि ये जो पेशेंट को साइकोटिक इलनेस होता है वो सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन की वजह से है, तो उसकी शादी हो जाएगी तो वो अच्छा हो जाएगा। लेकिन ये सारे मिथ्स है, ये मानसिक तकलीफ़ है जिसकी ट्रीटमेंट और दवा करना, इलाज करना बहुत ज़रूरी है। ये सारी चीज़ों से तकलीफ़ बढ़ती है, कम नहीं होती एक्चुअली। तो दवा करना, ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है, तो क्या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल यूज़ होता है साइकोटिक डिसऑर्डर्स को लेकर? ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, सबसे पहली बात है कि साइकोसिस का हम सबसे पहले इवैल्यूएट करते हैं कि कितना सीवियर साइकोसिस है। पेशेंट को कई बार हेलुसिनेशंस आते हैं सुसाइड करने के, होमिसाइड करने के। अगर बहुत सीवियर साइकोटिक पेशेंट है तो उसको हॉस्पिटल में भर्ती करके उसकी सारी ट्रीटमेंट की जाती है। उसके अंदर सारी चीज़ें आती हैं, जैसे मैंने पहले ही कहा, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, ECTs, दवाइयाँ, इंजेक्शंस, गोलियाँ, ये सब उसके अंदर इन्वॉल्व है। तो सबसे पहले तो ये साइकोटिक एपिसोड को पहले ट्रीट किया जाता है। पहले पेशेंट इज़ रेंडर्ड नॉन साइकोटिक, पहले ट्रीटमेंट करके उसका साइकोसिस अगर हो सकता है, जितनी जल्दी अगर आप ट्रीट करेंगे तो पेशेंट पूरी तरह से रिवर्ट बैक्स टू नॉर्मल, मतलब वो पेशेंट पूरी तरह से नॉर्मल हो जाता है। एक बार पेशेंट का साइकोसिस कम हो जाए या ख़त्म हो जाए तब हम इनसाइड बिल्डिंग शुरू करते हैं। इनसाइड बिल्डिंग मतलब पेशेंट को इस चीज़ का एहसास करवाना कि उसको मानसिक तकलीफ़ हुई थी या मानसिक तकलीफ़ है, और उसके लिए उसने रेगुलर इलाज करना बहुत ज़रूरी है। कि एक बार पेशेंट को ये समझ में आ जाए, उसको अगर ये समझ में आ जाए कि उसको मानसिक तकलीफ़ है तो वो कंप्लायंट रहता है, वो दवा हमेशा शुरू रखता है, वो एक चीज़ है। उसके बाद पेशेंट को मेंटेनेंस ट्रीटमेंट पे डाला जाता है। साइकोसिस दूसरी सारी मानसिक तकलीफ़ों से ज़्यादा समय तक इलाज करना पड़ता है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि ये बहुत ज़्यादा सीवियर डिसऑर्डर होती है। तो हमारे इसमें इन जनरल क्लिनिकल प्रैक्टिस में हम लोग क्या करते हैं, पहले 2 साल के लिए उसको ट्रीट करते हैं, भले ही उसका साइकोसिस 8-15 दिन का ही हो, लेकिन उसकी फर्स्ट ट्रीटमेंट इज़ फॉर 2 फुल ईयर्स।
भले ही पेशेंट पूरी तरह से नॉर्मल है, 2 साल तक वो दवा खाता है। 2 साल के बाद दवा हम कम करके देख सकते हैं कि उसको रिलैप्स होता है क्या। अगर पेशेंट रिलैप्स होता है तो फिर हम 5 सालों तक दवा देते हैं। 5 से 6 साल तक पेशेंट को कंटिन्यूस ट्रीटमेंट पे रखा जाता है। अगर उसके बाद भी पेशेंट दवा ख़त्म करने के बाद भी अगर वो रिलैप्स होता है तो फिर उसको लाइफ लॉन्ग एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस लगते हैं। तो जैसे आपने बोला कि इसका जो ड्यूरेशन है ट्रीटमेंट की काफ़ी लंबे टाइम चलती है, कितने टाइम बाद पर्सन आपको लगता है कि जैसे आपने बोला कि अगर वो नहीं ठीक हो तो लाइफ लॉन्ग तक भी दवाइयाँ हैं, क्या आपको लगता है इंडिया में जिस लेवल का अवेयरनेस है वहाँ पे ये जो डिसऑर्डर है ये ट्रीटमेंट लोग सीख करते हैं और उसका ट्रीटमेंट कंप्लीट करते हैं? देखिए, कई पेशेंट हमारे पास क्रॉनिक साइकोसिस के होते हैं जो 25-25, 30-30 सालों से दवाइयाँ खाते हैं। अभी सबसे पहली बात को तो है ये है कि पेशेंट को इसके साथ ही ट्रीटमेंट के साथ ही रिहैबिलिटेट करना बहुत ज़रूरी है। मतलब साइकोटिक पेशेंट या कोई भी मानसिक तकलीफ का पेशेंट ट्रीटमेंट हो जाने के बाद वो पेशेंट को बैक टू नॉर्मल सोशल लाइफ पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर वो रेगुलरली काम नहीं करेगा, अगर वो अपना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस सिक्योर नहीं करेगा तो ऑब्वियसली पेशेंट की सेल्फ रिस्पेक्ट हैम्पर होती है। फैमिली में उसका स्थान कम हो जाता है, उसको सोशल सपोर्ट कम हो जाता है और उस वजह से वो रिलैप्स ज़्यादा होता है। तो इट इज़ बेटर कि पेशेंट को अगर हम जल्द से जल्द ट्रीट करें तो पेशेंट को रिवर्ट बैक टू नॉर्मल, मतलब 100% नॉर्मल फंक्शनिंग पे ला सकते हैं। सेकेंडली रिहैबिलिटेशन अर्ली शुरू कर सकते हैं। तो ये बहुत हमारे देश में ऐसा देखा गया है कि पेशेंट डॉक्टर बहुत चेंज करता है क्योंकि उनको लगता है कि अभी तो सही हो गया, फिर ट्रीटमेंट लेने की क्या ज़रूरत है, तो वो ट्रीटमेंट बंद करते हैं। लेकिन वो जो साइकोटिक प्रोसेस उसके ब्रेन में शुरू है वो पहले से और ज़्यादा बिगड़ जाती है। तो सब्सीक्वेंट रिलैप्सेस में पेशेंट का ठीक होना का परसेंटेज कम हो जाएगा। अगर फर्स्ट एपिसोड में मैं उसको ठीक से ट्रीट करूँगी, 100% नॉर्मल करूँगी और अगर वो दवा छोड़ देगा तो नेक्स्ट एपिसोड में जब हम लोग ट्रीट करेंगे तो 80 से 85% ही काम करेगा। तो ये जो प्रोसेस है वो और ज़्यादा बिगड़ती जाती है। तो और दूसरा बात ये माइंडसेट लोग समझते नहीं है बिकॉज वो साइकोटिक एपिसोड इतना ड्रास्टिक होता है, वो इतना डराने वाला और इतना भयावह होता है फैमिली के लिए भी। इट इज़ सो क्रशिंग कि उन्हें समझ में नहीं आता कि अब इसको कैसे ट्रीट किया जाए। फिर उस वक्त इंसान की और या फैमिली की ये हालत हो जाती है कि जो भी चीज़ कहे उसके ऊपर वो बिलीव करेंगे। फिर कोई कहेगा कि कोई फेथ हीलर के पास जाओ, कुछ भी करके हमारा पेशेंट सही होना चाहिए। तो ये है, लेकिन इसमें एक्चुअली उनको जहाँ सबसे पहले जाना चाहिए डॉक्टर के पास, वहाँ सबसे आखिरी में पहुँचते हैं। ये एक इशू है। तो मैम ने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हाईलाइट की है कि पहली चीज़, जितना सीवियर साइकोटिक डिसऑर्डर है उतना ही कम उसका अवेयरनेस है, उतना ही ज़्यादा एसोसिएटेड मिथ्स है, सुपरस्टिशंस है। और जब भी ऐसा कोई एपिसोड किसी की फैमिली में होता है, लोग देखते हैं, तो सबसे पहले आपको जाना चाहिए एक साइकेट्रिस्ट के पास, ना कि कोई एक बाबा के पास या कोई हीलर के पास में या कोई झाड़ फूक के पास में, जो लोग आपका टाइम ही गंवा रहे हो आप वहाँ पर, और वो टाइम गंवाने की वजह से आप इस डिसऑर्डर को और ज़्यादा सीवियर बनने के लिए आप उसको पुश कर रहे हो। तो इसलिए मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना सारा। हाँ मैम, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाह रहे। दूसरी बात है, साइकोटिक रिलैप्सेस में बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है जिसको हम लोग एक्सप्रेस्ड इमोशन कहते हैं। मतलब इस साइकोसिस से जूझ रहे पेशेंट को घर में किस तरह से ट्रीट किया जाता है। तो ज़रूरी नहीं कि हर बार पेशेंट रिलैप्स सिर्फ दवा छोड़ने की वजह से हो। कई बार देखा गया कि साइकोटिक पेशेंट्स को घर में अब्यूज़ होता है, उसको ठीक तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता। भले ही पेशेंट बीमार है लेकिन वो इमोशनलेस नहीं होता, उसे दुख होता है, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट होती है। बिकॉज़ वो इमोशनल स्टिमुलस को ठीक तरीके से प्रोसेस नहीं कर पाता, उस वजह से उसको ये तकलीफ़ है। तो इस वजह से उसको समाज के फ़्लो में ना लेते हुए ये पेशेंट और ज़्यादा आइसोलेट होता जाता है। इस वजह से उसकी जो बीमारी है वो बढ़ती जाती है। अगर इस पेशेंट को हम जल्दी रिहैबिलिटेट करें, ट्रीट तो करें ही, लेकिन उसको जल्द से जल्द उसको वर्क फोर्स में लाने की कोशिश करें, उसको जितना पॉसिबल है उसको नॉर्मल लाइफ की तरफ लाने की कोशिश करें, तो उसकी मेंटल हेल्थ ज़्यादा समय तक अच्छी रहती है, रिलैप्स के चांस कम होते हैं और पेशेंट ज़्यादा फंक्शनल रहता है। ठीक है।
तो हम अंत में कंक्लूड करते हैं कि ट्रीटमेंट के साथ साथ फैमिली को सेंसिटिव होना ज़रूरी है, एम्पैथी दिखानी ज़रूरी है और साथ में मिलके ही किसी भी डिसऑर्डर का आप मुकाबला कर सकते हो, उससे आप छुटकारा पा सकते हो। तो मैम का हम बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे कि इतना इम्पॉर्टेंट इशू के ऊपर आज हाईलाइट करने के लिए। तो दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हम फिर से मिलेंगे एक और वीडियो में लाइफ कोच के अगले हफ्ते। तब तक के लिए धन्यवाद।